Good morning. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you to this small video section on metallurgy and microstructure in grey cast style. शुरू में हम कुछ डेफिनेशंस माइक्रोस्ट्रक्चर रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले ग्राफाइट यानी प्योर कार्बन, सॉलिड सॉल्यूशन, कास्ट आयरन इन इज इन सॉलिड सॉल्यूशन, solidification is a transformation of liquid to solid phase. Ferrite is graphite or it is free or pure carbon. Carbide is a combined carbon that is FeC3 or cementite. Perlite is alternate layers of ferrite and carbide. Martensite is a brittle structure, carbide plus perlite after heat treatment. Ladybirite is stage between carbide and martensite. Bainite is intermediate phase. ये आयन कार्बन डायग्राम है, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बाद में बनाएंगे। Cast iron is a mixture of carbon more than 2% and silicon along with manganese, sulfur and phosphorus. So cast iron basically is a mixture of 5 elements. Cast iron basically is a mixture of 5 elements: carbon, silicon, manganese, sulfur and phosphorus. Cast iron is having good damping properties. Gray cast iron does not have elongation and properties like ductile iron. Gray cast iron are having different grades like 200, FG200, FG260, FG220, FG300, FG250, etc. Where 200, 220, 250, 260, and 300 is the strength of material. When carbon is added to the metal, it absorbs. It gets absorbed up to its saturation limit at room temperature. जब भी आप कार्बन को मेटल में ऐड करते हो तो अपने रूम टेम्परेचर तक वो सैचुरेशन होता है और उसके बाद उसका सैचुरेशन होना रुक जाता है। लेकिन जब आप मेटल को हीट करते हैं, when after metal is heated above the room temperature, it starts absorbing more carbon. However, again at room temperature, it starts releasing the additional carbon, which is free carbon. Carbon retained by the metal is combined carbon. इसे अगर सरल भाषा में अगर हम बताएंगे तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में होता है, चीनी का एग्जांपल। अगर आप किसी भी पानी में अगर चीनी डालते हैं तो एक लिमिट तक वो चीनी पानी के अंदर घुल जाती है, उसके बाद उसका घुलना नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बंद हो जाता है। लेकिन जब आप उस पानी को उबालते हैं, जिसे हम चीनी का छाछ बनाते हैं, तो आप जितनी भी चीनी उसमें डालेंगे सारी चीनी उसमें एब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो इसी तरह कार्बन होता है। कार्बन अपने रूम टेम्परेचर तक लिमिट तक अंदर सैचुरेशन लिमिट तक वो एब्सॉर्ब होता है, उसके बाद नहीं होता है। जब भी मेटल हीट होता है तब उसमें कार्बन डालते हैं, तो जितना भी कार्बन आप डालोगे सारा कार्बन वो एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन वापिस जब वो मेटल या फिर वो जो चीनी का छाछ है वो अगर रूम टेम्परेचर पे आएगा तो उस वक्त वो एडिशनल कार्बन या एडिशनल चीनी को छोड़ देगा और वो आपके सरफेस पे दिखाई देगी। दैट इज वी कॉल एज, जैसे कि हम बात करते हैं कोई गुलाब जामुन का पाक हम बना रहे हैं, उसमें अगर हम जितने भी शक्कर ज्यादा डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब करेगी। लेकिन जब भी वो जो पाक है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वापिस आएगा तो वो क्या करेगा, जो एडिशनल चीनी है, एक्सेस चीनी है, उसे वो सरफेस के ऊपर आपको दिखाई देगा, शक्कर आपको दिखाई देगी सरफेस के ऊपर। उसी तरह ये एडिशनल कार्बन जो एब्सॉर्ब किया हुआ है वो कार्बन वो ऊपर आएगा, जिसे हम फ्री कार्बन बोलते हैं। और जो कार्बन उसके अंदर है, मेटल के अंदर है, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड कार्बन। तो एक फ्री कार्बन काफी डेंजरस होता है, आपको ये हार्मफुल होता है। जो कंबाइंड कार्बन है, जो मेटल के अंदर कार्बन है, वो आपको काफी फायदेमंद होता है। Content of free carbon and combined carbon and phases depend on cooling rate, pouring temperature and chemical composition and inoculation. तो ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है, that depend on the cooling rate, pouring temperature, chemical composition and inoculation. At lower solidification temperature, it gives more combined carbon and makes casting harder. Chilling tendency is there and poor stability is there. तो low solidification जब भी टेम्परेचर रहेगा तो उससे क्या होता है, तो इट गिव्स मोर कंबाइंड कार्बन। उससे आपका कंबाइंड कार्बन क्या होगा,
ज्यादा बनेगा, जिससे आपका कास्टिंग थोड़ा हार्ड बनेगा, चिलिंग टेंडेंसी रहेगी कास्टिंग में और पुअर स्टेबिलिटी भी रहेगी। रनर राइजर्स कंटेन मेनली कंबाइंड कार्बन, आपके रनर राइजर में मेनली कंबाइंड कार्बन होता है, एंड हेंस यूज ऑफ मोर परसेंटेज ऑफ रनर राइजर गिव ऑलवेज द चांसेस ऑफ श्रिंकेज टेंडेंसी इन द कास्टिंग। तो आप जितने ज्यादा रनर राइजर इस्तेमाल करोगे उसमें आपकी श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Cast iron is mainly made up of five elements: carbon, silicon, manganese, sulfur, and phosphorus. उसके सिवा other elements like chromium, copper are added to get desired properties in terms of hardness and matrix. In addition, with these five elements, तो कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस जो नॉर्मल फाइव एलिमेंट्स है, उसके साथ ही में क्रोमियम और कॉपर ये दो एलिमेंट आपको ऐड करने पड़ते हैं उसके हार्डनेस और मैट्रिक्स को एडजस्ट करने में या अचीव करने में। One can avoid this addition of additional alloys like copper and chromium by adjusting the percentage of mild steel in the चार्ज मिक्स। तो चार्ज मिक्स में अगर आप माइल्ड स्टील का इस्तेमाल सही तरीके से करोगे तो आप कॉपर और क्रोमियम का एडिशन अवॉइड कर सकते हैं, उसका एडिशन आप कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर माइल्ड स्टील एडिशन। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। Normally, cast iron charge mix is done as pig iron, mild steel, runner risers, cast iron boring or turning, and cast iron scrap. तो ये एलिमेंट्स नॉर्मली होते हैं, पिग आयरन रहता है, माइल्ड स्टील रहता है जिसे हम इमेज बोलते हैं, रूलर राइजर्स रहते हैं, कास्ट आयरन का बोरिंग टर्निंग रहता है और कास्ट आयरन का स्क्रैप रहता है। तो इससे आपका चार्ज मिक्स कास्ट आयरन का बनता है। Here, the role of pig iron and mild steel is important, and hence one has to add them in a right proportion to get desired properties and microstructure. तो इसमें pig iron और mild steel बहुत इंपॉर्टेंट है। pig iron क्या करता है? It is a most virgin material having free carbon and more nuclei. Hence, higher dose of pig iron can increase ferrite and can reduce hardness in the casting. Pig iron बेसिकली एक वर्जिन मटेरियल है जिसमें काफी न्यूक्लिया होते हैं और उसका ज्यादा एडिशन करना है, उसका ज्यादा तादाद में डालना आपको आपके कास्टिंग में आपके फेराइट को बढ़ा सकता है, जिससे आपका हार्डनेस कम हो जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा आपको पिग आयरन का इस्तेमाल। जबकि माइल्ड स्टील इट कंटेन्स कंबाइंड कार्बन एंड इट्स एडिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग कास्टिंग हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। जबकि माइल्ड स्टील का एडिशन है, माइल्ड स्टील बेसिकली कंबाइंड कार्बन इसमें ज्यादा होता है, तो उससे आपका जो एडिशन है वो आपके कास्टिंग को हार्डनेस को स्ट्रेंथ देता है, आपको हार्डनेस इंप्रूव करता है। तो उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना जरूरी है, जिससे आपको अच्छा हार्डनेस मिले, कास्टिंग में अच्छी स्ट्रेंथ मिले। लेकिन एडिशनल इस्तेमाल करने से आपके स्टेबिलिटी भी हैम्पर हो सकती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर। फेराइट स्टेबिलाईजर्स, जो फेराइट स्टेबिलाईजर्स है इसमें बेसिकली फेराइट स्टेबिलाईजर्स promotes the ferrite and graphite to improve ferrite. Metal becomes softer because of ferrite stabilizer. Carbon and silicon are basically graphite or ferrite stabilizers. Perlite stabilizer, it promotes perlite. Copper, manganese, tin are the perlite stabilizers. Then carbide stabilizer, it promotes carbide, उससे carbide आपके बढ़ जाते हैं। तो क्रोमियम, टीन, मैग्नीशियम, टिटेनियम, वेनेडियम, टेरिलियम आर द कार्बाइड स्टेबलाइजर। और कार्बाइड स्टेबलाइजर से आपको बचना है बिकॉज दे विल वो आपके कास्टिंग में कार्बाइड का ट्रेस लेके आएंगे, तो डेफिनेटली आपकी मस्टेबिलिटी पोर हो जाएगी, मस्टिंग ठीक नहीं होगा, क्रैक टेंडेंसी बढ़ेगी, बहुत सारे मुश्किलें आपको आएंगी। तो कार्बाइड स्टेबलाइजर यू हैव टू यूज देम वेरी केयरफुली, वेरी इन अ वेरी लिमिटेड प्रोपोर्शन। जबकि फेराइट और परलाइट स्टेबलाइजर यू कैन यूज एज पर योर ग्रेड रिक्वायरमेंट्स। डिजायर माइक्रोस्ट्रक्चर इन ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे स्टाइल कास्ट आयरन के लिए माइक्रोस्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है? तो टाइप इज फ्लेक्स ग्राफाइट, फ्लेक्स साइज इज 2 to 6, मैट्रिक्स इज परलाइट 90 to 95% मिनिमम, फेराइट शुड बी लेस देन 5 to 10%। तो फ्लेक्स जैसे कि आप जानते हैं ग्रे कास्ट आयरन में फ्लेक्स ग्राफाइट होता है, साइज 3 to 6 डिजायर्ड साइज है वो। मैट्रिक्स इट शुड बी mainly perlite 9 to 25%, ferrite should be less than 5 to 10%, carbide should be nil। मेनली ए टाइप ग्राफाइट होना चाहिए, जिसमें ए टाइप आपका 85 to 90% मेनली होना चाहिए।
BCD जो है वो 10 to 15% के बीच में होना चाहिए। ई टाइप नॉट अलाउड है, जिस तरह कार्बाइड नॉट अलाउड है उसी तरह ई टाइप ग्राफाइट भी आपको अलाउड नहीं है। ये कुछ ग्राफाइट के टाइप्स है, जिसे हम बोल सकते हैं 6 टाइप। वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। टाइप 1 इज ग्रे कास्ट आयरन, वेयरएज टाइप 6 इज नोडुलर कास्ट आयरन। तो टाइप 1 और टाइप 6 हमें चाहिए। जो बीच के है वो ट्रांजिशन फेजेस है, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप आर द ट्रांजिशन फेजेस जो हमें नहीं चाहिए। हमें मेनली टाइप 1 चाहिए कास्ट आयरन के लिए, और टाइप 6 चाहिए डक्टाइल आयरन के लिए। ये एक 3D फ्लेक्स ग्राफाइट आपको 3D में दिखाया है माइक्रोस्ट्रक्चर के तहत, किस तरह से फ्लेक्स दिखती है 3D सेक्शन में, 3D व्यू में। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1000x के ऊपर ये पिक्चर ली गई है। नीचे आप देख रहे हैं 1000x लिखा हुआ है, तो 1000x के ऊपर इस इमेज को लिया हुआ है। तो इस तरह फ्लेक्स ग्राफाइट आपको 3D में दिखाई देगी। ये जो टाइप्स है फ्लेक्स ग्राफाइट के कास्ट आयरन में माइक्रोस्ट्रक्चर के, ए टाइप माइक्रोस्ट्रक्चर, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप एंड ई टाइप, इसे मैंने दिखा हुआ है आपको जानकारी होने के लिए किस तरह से वो दिखता है। एक एक टाइप के ऊपर हम विस्तार में आगे बात करने वाले हैं। ए टाइप ग्राफाइट, ए टाइप ग्राफाइट इज फ्लेक्स where the flakes are distributed in all directions, having more strain, does not allow crack tendency, एंड ए टाइप ग्राफाइट इज मोस्ट डिजायर्ड ग्राफाइट इन कास्ट आयरन। ए टाइप ग्राफाइट में क्या होता है कि सारे फ्लेक्स है वो अलग अलग दिशाओं में होती है, कोई एक दिशा में फ्लेक्स नहीं होता है। तो अलग अलग दिशाओं में होने के वजह से इसमें क्रैक टेंडेंसी नहीं होती है। क्रैक टेंडेंसी को ये रिड्यूस करता है, अवॉइड करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फ्लेक्स ग्राफाइट है वो ए टाइप में रहे। ए टाइप इज अ फ्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, जिसमें स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, क्रैक टेंडेंसी कम होती है, एंड इट इज द मोस्ट डिजायरेबल ग्राफाइट इन कास्ट आयरन। जैसे मैंने बताया कि 85 to 90% आपको ए टाइप ग्राफाइट मिलना बहुत जरूरी है। बी टाइप जो होता है वो, इट इज लाइक अ रो, द फ्लेक्स आर लाइक अ रोजे, फूलों के गुच्छे की तरह वो रोजेट होते हैं। और इसमें बेसिकली इन प्रॉपर इनॉकुलेशन प्रैक्टिस और लेस न्यूक्लिएशन इफेक्ट के वजह से ये बी टाइप ग्राफाइट आता है। ये लेस हार्मफुल है, इसलिए हम बात करते हैं कि बीसीडी टाइप आप 10 to 15% आपको अलाउड है। उतना अगर आपके माइक्रोस्ट्रक्चर में आएगा तो इट इज अलाउड। तो दैट इज बी टाइप ग्राफाइट। सी टाइप ग्राफाइट, इट इज नथिंग बट इट इज अ थिक एज नंबर ऑफ ग्राफाइट ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर, और वो नेडल टाइप शेप में भी आती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ हायर कार्बन इक्विवेलेंट वैल्यू एंड हाई फ्री कार्बन which give rise to such graphite in metal। आपका कार्बन इक्विवेलेंट बढ़ता है तो, या फिर फ्री कार्बन ज्यादा है तो उसके वजह से ये सी टाइप ग्राफाइट आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्राफाइट है या फ्लेक्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, जिससे वो जो फ्लेक्स है वो बड़ी दिखती है। साथ ही में वो उसका जो एज है वो निडल टाइप होता है। तो ये कई बार थोड़ा डेंजरस होती है, लेकिन एज एज आई सेड बीसीडी आपको 10 to 15% अलाउड है किसी भी माइक्रोस्ट्रक्चर। Next is D. D type is flex graphite, which are less developed graphite. It is mainly due to improper inoculation and improper solidification train. ये अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं, या फिर लेस डेवलप्ड ग्राफाइट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग तरह अलग अलग दिशाओं में है, लेकिन वो छोटी है, अनडेवलप है, अंडर डेवलप्ड है, और इसलिए उसे डी टाइप ग्राफाइट कहा जाता है। डी टाइप ग्राफाइट अगेन, as I told you, BCD are 10 to 15% allowed। तो उसे आप 10 to 15% में, अगर इस डी टाइप ग्राफाइट है, बीसीडी है, तो आप उस माइक्रोस्ट्रक्चर को अलाउड कर सकते हैं। The last one is E type। E type graphite is not at all allowed। E type graphite आपको अलाउड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप जो फ्लेक्स है वो अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड है, फुली डेवलप्ड फ्लेक्स नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस फ्लेक्स आर
डायरेक्टर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो फ्लेक्स होते हैं, जिससे आपकी क्रैक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ई टाइप ग्राफाइट को नॉर्मली लोग नहीं लेते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर इन वन डायरेक्शन। तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि जिस डायरेक्शन में ये फ्लेक्स ग्राफाइट है, उस डायरेक्शन में आपका कास्टिंग क्रैक होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए ई टाइप ग्राफाइट आपको अलाउड नहीं किया जाता है। बेसिकली फ्लेक्स आर इन नॉट फुल्ली डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड कंडीशन में फ्लेक्स होती है। ये क्यों होती है? तो उसका एक मेन रीजन है आपका इनॉकुलेशन प्रैक्टिस सही नहीं है, पुअर इनॉकुलेशन प्रैक्टिस है, सुपर हीटिंग ऑफ मेटल है, जो ग्राफाइट है पूरी तरह से विकसित ना होना, ये दो चीजों के बाद वजह से हो सकता है, और जिसके वजह से इट कैन गिव राइज टू क्रैक टेंडेंसी इन द कास्टिंग। तो इसलिए ई टाइप ग्राफाइट को नॉर्मली लोग आप माइक्रोस्ट्रक्चर में अलाउड नहीं करते हैं। It is another matrix which is called as a carbide. Carbide are due to higher chromium, manganese and poor inoculation practice, fast solidification trends. तो ये कुछ रीजंस है, हायर क्रोमियम है, मैंगनीज हायर साइड पे है, पोर इनोकुलेशन प्रैक्टिस है, या फिर आपका जो नॉकआउट टाइम है बहुत जल्दी, फास्ट सॉलिडिफिकेशन ट्रेंड है, उसके वजह से ये कार्बाइड आती है। आप देख रहे हैं व्हाइट कलर के एक मेश की तरह ये आती है। ये आपको इजीली आपको पता चलेगा जब आप माइक्रोस्ट्रक्चर को इचिंग करके देखोगे, तो आपको कार्बाइड आसानी से नजर आएंगे। दिस कार्बाइड्स आर वेरी डेंजरस। इसमें आपको मस्टेबिलिटी ठीक से नहीं मिलेगी, योर मस्टेबिलिटी विल गेट हैम्पर, और उसमें भी क्रैकिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है कास्टिंग में, तो इसलिए कास्टिंग ब्रिटल हो जाता है। तो इसलिए इस कार्बाइड जिसमें भी है वो उस कास्टिंग को नॉर्मली लोग प्रेफर नहीं करते हैं, मेनली बिकॉज इट विल हैम्पर योर मस्टेबिलिटी, एंड सेकंडली इट विल इंक्रीज योर क्रैकिंग टेंडेंसी और ब्रिटलनेस ऑफ द कास्टिंग। सो इसके आगे हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्ट्रक्चर प्रिपरेशन की। माइक्रो किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? कट द कास्टिंग पीस फ्रॉम द कास्टिंग इन डिजायर्ड लोकेशन, उसे पॉलिश कीजिए ठीक ठीक तरीके से विद द हेल्प ऑफ पॉलिशिंग मशीन। It should be done with a rough paper first and then fine polish paper initially, followed by velvet cloth with the help of alumina and chromite paste to get smooth polish area. तो वेलवेट क्लॉथ के ऊपर एल्यूमिनियम और क्रोमाइट प्लेट डाल के स्मूथ पॉलिशिंग करना है आपको। एंड यू कैन ऑब्जर्व द ग्राफाइट टाइप एंड साइड्स शुड बी सीन एट 500x मैग्निफिकेशन अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसे आपको 500 मैग्निफिकेशन के ऊपर आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में देखना है। To observe matrix, one has to use etching agent. Mostly nitrile is used as aging agent. To prepare nitrile, take 2 to 4% of nitric acid and add CH4, that is methane, to that to prepare this nitrile. So nitrile से आप मैट्रिक्स को देख सके हैं, जबकि अनिच्ड जो माइक्रो है उसमें आप उसके साइज को, उसके टाइप को देख सकते हैं। जैसे कि साइज है 2 to 3 to 6 इज एक्सपेक्टेड साइज। उसके बाद ए टाइप है, बी टाइप है, उसे आप अनिच कंडीशन में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसका मैट्रिक्स के बारे में जानना है, कौन सा कितना फेराइट है, कितना पतलाइट है, कार्बाइड है कि नहीं है, तो आपको उसे इच करना पड़ेगा। इचिंग के लिए आप जैसे जैसे मैंने बताया, आपको नाइट्रिल इस्तेमाल करना होगा। ये कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, जैसे कि मैंने ए टाइप बी टाइप के बारे में बताया, ए टाइप एंड बी टाइप मैट्रिक्स, हायर कार्बन एंड नियर इट इलेक्ट्रिक कार्बन कंटेंट एंड लेट इनॉक्युलेशन, जिससे आपको ए टाइप और बी टाइप मिलेगा। मेनली डी और ई टाइप है, दैट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज कूलिंग रेट, दैट इज फास्ट कूलिंग। कार्बाइड स्टेबिलाईजर फेवर डी टाइप ग्राफाइट, hypoelectric carbon favors E-type graphite, sulfur heating also favors D and E-type graphite as well. Superheating also favors D and E-type. तो फास्ट कूलिंग की वजह से D बेसिकली ग्राफाइट आपको मिलेंगे। साथ ही में जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि कूलिंग रेट के साथ साथ ही कार्बन का परसेंटेज या केमिस्ट्री भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मोटल्ड और व्हाइट चिल्ड कास्ट आयरन फेवर्स डी एंड ई टाइप ग्राफाइट। इंक्रीज कूलिंग रेट, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कूलिंग रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कास्ट आयरन। आपका नॉकआउट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सैंड टू मेटल रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों से
आपका मैट्रिक्स, आपका माइक्रोस्ट्रक्चर काफी हद तक अफेक्ट होगा। कुछ आखिर में हम बात करने जा रहे हैं जो एलिमेंट्स है, जो मेन एलिमेंट्स है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। कार्बन जो भी एक सॉफ्ट मटेरियल है, इट इज फेराइट स्टेबलाइजर। मोर इज द कार्बन, द मोर विल द फ्री ग्राफाइट, more will the free carbon, and metal will become softer in cast iron. It should be 3 to 4% normally. Silicon, it is the also called as a ferrite stabilizer element. Increases silicon and will make metal softer in cast iron. It is 1.5 to 2.5% normally. Manganese, it is perlite stabilizer. It increases casting hardness and toughness. In cast iron, it is range is 0.5 to 0.8%. कई बार मैंगनीज 1% तक भी लोग रखते हैं, लेकिन नॉर्मल रेंज 0.5 to 0.8% है कास्ट आयरन में। Sulfur, it should be less than 1%. Some of the part of sulfur reacts with manganese to achieve good perlite matrix. So sulfur manganese reaction is important. Manganese percentage is equal to 3 times of your sulfur plus 0.35. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इक्वेशन आप मैच करते हो तो आपका मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा होगा। अगर ये रिलेशन आप इंप्रूव नहीं करते हो तो आपका मशीनेबिलिटी हैम्पर हो जाएगा, आपका मशीनेबिलिटी सही नहीं होगा। ऑल्सो नोट इफेक्टिव इनोकुलेशन रिक्वायर्स sulfur percentage more than 0.04%. It's very, very important. Phosphorus, it must be less than 0.1%. Normally 0.08 is a good range, but because right now we are getting a lot of scrap between 0.1 to 0.15, so we can prefer 1.1 is the uh, range where we can really keep ourselves for the phosphorus, and it should be in range of 0.05 to 0.1% max in gray cast iron. Copper, it helps in improving stability. It is a perlite stabilizer element. It helps in getting fine perlite. It helps in reducing chilling effect. It is not much effective below 0.3%. 0.3% के नीचे वो effective नहीं है. Chromium, it is kept in the range of 0.15 to 0.4% in gray cast iron. It is carbide stabilizer. It forms chromide carbide. Hence, the use of chromium has to be used carefully, क्योंकि ये कार्बाइड स्टेबिलाईजर है। आपको क्रोमियम का इस्तेमाल काफी ध्यानपूर्वक करना है। Carbide which is created due to this are so strong that it cannot be eliminated even after heat treatment. तो कार्बाइड पर कार्बाइड तैयार होगा बिकॉज ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के वजह से जो कार्बाइड आपको मेटल में तैयार होगा, तो उससे हीट ट्रीटमेंट के बावजूद भी आप नहीं निकाल पाएंगे, इतना वो स्ट्रांग होता है। तो इसलिए जब भी आप क्रोमियम का इस्तेमाल करें, आप काफी ध्यानपूर्वक करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। Guidelines to achieve desired microstructure. This is my last slide. Use MS scrap up to 10 to 40% based on the grade. Use 10 to 40% of pigan as per grade. Inoculation should be 0.15 to 0.25 as required in the metal stream. It is again based on your nucleation level in the metal. Maintain pouring temperature is very important because we already seen the importance of solidification in the matrix formation. So it's very important to maintain the pouring temperature. Maintain cooling time, 50 to 75 minutes is very important because again, we all listen a lot about the superheating and the cooling time while achieving the matrix in the microstructure. So maintain the cooling time is very important. It should be 50 to 75 minutes normally. Then do not superheat the metal is very important. आपको superheat नहीं करना है metal को. Maintain alloys as per grade requirement. Maintain chemistry as per grade requirement. तो chemistry को और alloys को आपको grade के हिसाब से maintain करना है. Superheat metal को नहीं करना है. So these are some of the important tips and guidelines for achieving the good microstructure in the casting. I hope this is a very vast topic and very critical topic. I try to give
you some idea about this topic, about the microstructure, about the cast iron metallurgy in a simpler way that I can do. It is, as I told you, it is a very critical and very vast topic. It is very difficult to uh, explain you in a simplest way, but I've tried my best to do that. I hope you have understood it in a better way and you can use it in your foundry practices, in metallurgy, in charge mix, in doing the process control in your melting section. I hope it will help you a lot, and I'm thankful to you for watching this video, and hope that you will continue to see more and more videos from our Dynamic Foundry group. If you like this video, please press like button and press bell icon for getting subscribed to our YouTube channel. And hope you all be watching all our videos in future as well. So thank you very much once again and have a nice day. Thank you.